अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो अगर आप लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही बेल आइकन को क्लिक किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक आदमी है तो आपके मुताबिक इस आदमी पे कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। अर्थ जो है वो उस पर अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, उसको अपनी तरफ वो खींचेगी। अगर अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है तो हो सकता है कि वो आदमी उसी जमीन में धंसता जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ग्रेविटी तो लगा रही है ना फोर्स अपनी नीचे डाउनवर्ड को, तो क्यों आदमी नीचे को धंस नहीं रहा? कुछ और भी फोर्सेस हैं जो कि बॉडी को ऊपर को धकेलती हैं, जो बॉडी को ऊपर की जाने लगती हैं ताकि जो बॉडी है वो जमीन के अंदर ना जाए और ना ही जो बॉडी है वो आसमान में ना चला जाए। तो ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं, एक तो डाउनवर्ड फोर्सेस और एक अपवर्ड फोर्सेस, ये दोनों जब आपस में बैलेंस होती हैं तो तभी ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है, तभी वो जमीन के साथ जो आदमी है वो चिपका रहता है। तो कुछ फोर्सेस हो सकती हैं कि एयर की वजह से भी लग रही हो बॉडी पे, तो वो कुछ इस तरह से लगती हैं कि सारी बॉडी पे लग रही होती हैं। तो जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, ये एक आदमी है, ये बॉक्स के साथ खड़ा है, तो रेस्ट में है ये बॉडी जो है। तो अगर रेस्ट में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये जगह पे खड़ा है तो इसने कोई भी फासला तय नहीं किया, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें केस में जीरो है, तो अगर आप इस पॉइंट पे, इस जगह पे जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी जीरो है। तो इसीलिए जब मैं एक्सेलरेशन के फार्मूला में वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इस तरह एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए, इसमें एक आदमी इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है और जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज है टाइम के लिहाज से वो नहीं आ रहा, वो जीरो है। तो इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड, जब वो यहाँ पे खड़ा था ना तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। जब वो मूव करते करते इधर आया तो तब भी इसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड ही रहे तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो फिर भी जीरो ही होगा, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आने में वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर पहले 5 थी तो 5 ही रहे तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। वो कैसे? इस फार्मूले में आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए और इनिशियल की, तो दोनों की 5 है, तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी है उस पर बहुत सारी अगर फोर्सेस लग रही हैं और वो बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में हो या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा हो, तो उसका जो एक्सेलरेशन है उस बॉडी का वो जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं और वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो उनका एक्सेलरेशन जीरो होता है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी को सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो अब एक बॉक्स कंसिडर कर लीजिए, तो इसको एक आदमी धक्का लगा रहा है और इस पर वो फोर्स लगाता है तो बॉक्स इस तरह मूव करता है। अब अगर एक और आदमी इसके ऑपोजिट आता है और दोनों ही फोर्स लगाते हैं इस बॉक्स पे, अब ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है और ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है, इन दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड एक ही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों ही एक ही मिकदार, एक ही जितनी फोर्स लगा रहे हैं और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस तरह फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एक राइट की जानब लगा रहा है और एक लेफ्ट की जानब। तो सवाल यह है कि क्या ये बॉक्स मूव करेगा या फिर इस बॉक्स पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? तो इसका जवाब जानते हैं। फर्स्ट का लिए कि ये जो बंदा है ये फोर्स F लगा रहा है और ये जो दूसरा बंदा है ये फोर्स है तो F लगा रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसके साथ नेगेटिव लगाऊंगा। अब वेक्टर एडिशन के मुताबिक इन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड करता हूं
तो इसका जो आंसर होता है ये एफ और एफ कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर आता है 0। यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी वो 0 हो जाएगा। ये देखें, ये जितनी फोर्स लगा रहा है ये भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बॉडी एक जगह पे रेस्ट में पड़ी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो बॉडी पे 0 है, क्योंकि दोनों की फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और बॉडी मूव नहीं करेगी। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0। तो ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ऐसी बॉडी जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो उस पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका अगर वेक्टर सम 0 है तो वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बॉडी यानी कि बॉल को आप कंसीडर कर लीजिए, तो ये रेस्ट पे है या फिर अगर ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं आप कंसीडर करिए कि इनफिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस पे लग रही है, जिनका आप शुमार भी नहीं कर सकते। तो इन सब फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 होगा। वो कैसे? ये दोनों फोर्सेस अपने आप को कैंसिल करेंगी, इसके बाद ये दोनों, ये फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों, यानी कि सभी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि F1, F2, F3 अप टू सो जितनी भी इन्फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जिनका आप शुमार भी नहीं कर सकते, अगर मैं इतनी फोर्सेस को ऐड करता हूं तो इनका जो वेक्टर सम है वो 0 आता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि दो आदमी आपस में एक बॉक्स को धक्का लगा रहे थे, तो उनके जो वेक्टर सम है वो 0 हो जाता है, क्योंकि एक की प्लस में फोर्स होती है, एक की नेगेटिव में, तो प्लस और नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह ये भी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और इनका वेक्टर सम 0 आता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, यानी कि इसी कंडीशन को मैं लिख सकता हूं समीशन F इज इक्वल टू 0। अब को प्लेनर फोर्सेस की बात कर लेते हैं। उसके लिए आप एक प्लेन को कंसीडर कीजिए। प्लेन की मिसाल मैं इस तरह आपको देता हूं कि अगर आप एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर से आप लोग देखें इस टेबल को, तो उसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। या फिर आप एक कमरे का जो फ्लोर है उसको भी एक प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ को आप प्लेन ही कहोगे। तो को प्लेनर का मतलब होता है को यानी कि टुगेदर, प्लेनर यानी कि प्लेन। तो नंबर ऑफ फोर्सेस यानी कि अगर बहुत ज्यादा तादाद में जो फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम इकट्ठी एक ही प्लेन में लग रही हो, तो उनको को प्लेनर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि एक फोर्स F1 है वो इस प्लेन में लग रही है और दूसरी फोर्स है F2 वो भी इस प्लेन में लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस को प्लेनर फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं। तो दो या दो से ज्यादा लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो भी को प्लेनर ही कहलाएंगी। अब अगर मैं एक फोर्स है वो इस तरह लगाता हूं, तो ये जो फोर्स है ये को प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है, इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया है। तो अगर एक प्लेन में फोर्सेस लग रही हैं तो उनको को प्लेनर कहा जाता है। तो को प्लेनर फोर्सेस के केस में तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट में। यानी कि फोर्स F है उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा Fx में और Fy में। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर R है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बराबर होता है Rx के सम के और Ry के सम के, और साथ में हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो अगर मैं R जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको रिप्लेस कर दूं F के साथ, यानी कि R की जगह मैं F लिख दूं, तो ये मैं कह सकता हूं कि F जो बराबर है वो Fx के है और Fy के सम के बराबर है। तो इसी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट फोर्स जो F है उसका जो x कंपोनेंट है यानी Fx जो है इक्वल्स द सम ऑफ x डायरेक्टेड और x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो वो बराबर होता है, यानी कि Fx बराबर होता है Ax और Bx के सम के। यहाँ पे दो वेक्टर से A और B जिनके सम से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया था R, जिसको मैंने F कह दिया है। तो इसका जो Fx कंपोनेंट है यानी कि Rx है वो बराबर होगा सम के Ax के और Bx के। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो Rx की मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, Ax की मैग्नीट्यूड के
और बी एक्स की मैग्नीट्यूड के, इसलिए मैंने इनको बराबर कर दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि जो सिग्मा एफ है वो 0 के बराबर होता है। तो सिग्मा एफ 0 कैसे होगा, यानी कि ये टर्म 0 इस तब होगी जब एफ एक्स भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। तो अगर सिग्मा एफ 0 है तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लगेंगी वो भी 0 होंगी। तो इसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि एक आदमी है वो बॉक्स को धक्का लगा रहा है, तो ये भी सेम फोर्स लगा रहा है और ये भी सेम फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये बॉडी यहाँ पे खड़ी रहती है। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं उनका सम भी 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एफ और माइनस एफ को प्लस करता हूँ तो इनका वेक्टर सम 0 आता है। तो एक कन्वेंशन है, एक रवायत हमने बनाई हुई है, एक हम ये मानते हैं कि अगर आप राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव लोगे, यानी कि जैसे कि मैं आप देख सकते हो कि ये फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है तो इसलिए ये पॉजिटिव फोर्स है, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको लेफ्ट वर्ड फोर्स को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट के बाद वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। तो वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ यानी कि एफ वाई वो बराबर होता है सम ऑफ वाई डायरेक्टेड और वाई कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि एफ वाई बराबर होगा ए वाई और बी वाई। वो कैसे, यानी कि ये देखें ये एफ वाई है तो ये किसके बराबर है, ए वाई के डिस्टेंस के और बी वाई के डिस्टेंस के। तो ए वाई और बी वाई को ऐड करूंगा तो एफ वाई आ जाता है। तो जैसा कि पता है सिग्मा एफ 0 है, तो अगर सिग्मा एफ को 0 करना है तो सिग्मा एफ एक्स को भी 0 होना पड़ेगा और सिग्मा एफ वाई को 0 करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों 0 और 0 ऐड करके 0 का आंसर देंगे। तो सिग्मा एफ वाई भी 0 ही होगा। तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। आप समझ करिए कि एक मैस एम है जिसको मैंने एक रस्सी के जरिए से बांधा है और उसको एक सपोर्ट फराहम कर दी है। अब इस मैच पे ग्रेविटी एक कशिश लगाएगी, उस पर एक अपना पुल लगाएगी, उसको नीचे की तरफ धकेलेगी, तो उस पे जो फोर्स लगती है उसको वो वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके नीचे आने की वजह से जो रस्सी है उसमें एक लचक सी पैदा होती है जिसको हम टेंशन कहते हैं, और जो वो टेंशन होती है जिसको तनाव भी कहते हैं रस्सी में पैदा हुआ, तो उसको जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी कि ये सेम क्वांटिटी के साथ लगते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसीलिए ये बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे खड़ी रहती है, एक जगह पे साकन रहती है, रेस्ट पोजीशन में रहती है। तो जैसा कि टी और डब्ल्यू सेम इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर एडिशन के मुताबिक टी और डब्ल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 0 आएगा। अब एक कन्वेंशन है इसमें भी कि अगर आप अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हो, यानी कि मैं टी को पॉजिटिव लिया है, तो आपको डाउनवर्ड फोर्स को यानी कि डब्ल्यू को नेगेटिव लेना होगा, जैसा कि आपने देखा भी है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।